हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम और सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, हमारा जो दूसरा अध्याय चल रहा है उसका हम लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं आज। खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है? खरीफ व रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, खाद्यान्न फसलें की बात कर रहे हैं, इसका आंसर देखते हैं हम, अभी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, खाद्यान्न फसलें कौन सी फसलें होती है भाई? जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं वो खाद्यान्न फसलें होती है। जैसे बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, तुअर, ये सारे क्या है? ये सारे खाद्यान्न फसलें हैं जिनका हम कहीं ना कहीं उपयोग हमारे किचन में कर रहे हैं, है ना, भोजन के रूप में। देखिए, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम खरीफ की फसल की। ऐसी फसलें जो जो वर्षा ऋतु के आगमन के साथ शुरू होती है ना, मतलब जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ऐसी फसलें खरीफ की फसलें। रबी की फसलें वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद, मतलब शरद ऋतु में ये फसलें बोई जाती है ठंड के दिनों में। इसमें कौन कौन से उदाहरण? चावल है, ज्वार, मक्का, ये सब, कपास, ये सब खरीफ के फसलों के उदाहरण है। इसमें गेहूँ, चना, सरसों और तेल की जितनी भी बीजें हैं ये रबी की फसलें कहलाती है। चलिए, तीसरा पॉइंट है, इसको पकने में कम समय लगता है और इसको पकने में अधिक समय लगता है। बिल्कुल सही है कि कम समय में तैयार हो जाती है और ये अधिक समय में तैयार होती है। इसके बाद इनका जो उत्पादन होता है वो कम होता है और इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। खरीफ की फसलों का उत्पादन प्रति हेक्टर कम होता है और इनका प्रति हेक्टर अधिक होता है। कब काटी जाती है भाई? ये पाँचवा पॉइंट है हमारा। तो ये सितंबर से अक्टूबर और ये मार्च से अप्रैल के बीच में काटी जाती है। चलिए, हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। हरियाली। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। मतलब हरित क्रांति का तात्पर्य वो है कि नई नई बीजें, नए नए रासायनिक उर्वरक, नई नई तकनीक के द्वारा अधिक उत्पादन लेना, ये होता है हरित क्रांति। हरित क्रांति के फसलों में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, वृद्धि हुई है। साथ में उन्नत बीजों का उपयोग हुआ है। ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, इन सभी में चावल का अपार उत्पादन हुआ है और ये सब उन्नत बीजों की, उन्नत किस्मों की, उन्नत रासायनिक खाद की आदि की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति और पित्त क्रांति में अंतर। देखिए, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और पित्त मतलब पीला। श्वेत क्रांति का मतलब होता है पशुपालन और पित्त क्रांति मतलब जो खाद्यान्न तेल होते हैं, तिलहन, उनके बारे में बता रहा है। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं और इसको पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है इसका, सरकार द्वारा इस क्रांति के अंतर्गत विदेशी नस्लों, गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास हुआ है जो अधिक दूध देती है। मतलब जो श्वेत क्रांति है उसमें जो बाहर की जो नस्लें हैं गायों की, इसका देसी नस्लों के साथ में इसका संकरण किया गया, इसको मिलाया गया और नई प्रजातियां बनाई गई जो अधिक दूध देती है। इसमें क्या हुआ? 1987 से 88 में भारत सरकार ने क्या किया? टेक्नोलॉजी के मिशन की शुरुआत की। सरकार ने क्या किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब सबसे कम कीमत में पर्याप्त वृद्धि की गई और किसानों को अच्छे से अच्छे बीज उपलब्ध करा सके तिलहनों के, ताकि देश की आय में वृद्धि हो सके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, औषधि विधि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, है ना? तो देख सकते हैं फल, मतलब औषधि में कौन कौन से गिने जाते हैं। देखिए, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ पर केला, नींबू, है ना, बहुत तरह तरह के हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है फल उत्पादन किए जाते हैं। अखरोट है, ठीक है, ये सारे, ये भी एक तरह के फल है, मतलब ये भी तरह के जो है वो औषधि है। सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ उगाई जाती है, बैंगन, पत्ता गोभी, है ना, ये भी सब औषधीय के रूप में। फूल है, फूल में गुलाब, ग्लेडोयोला, ट्यूब रोज़, है ना, ये सारे भारत में परंपरागत तरीके से उगाए जाने वाले फूल है।
फिर उसके बाद मसाले उगाए जाते हैं, मसालों में देख सकते हैं आप बहुत सारे हैं। औषधीय सुगंधित पौधे भी है ना, 2000 से ज़्यादा देशी प्रजाति है यहाँ पर। 1300 प्रजाति सुगंधित है महक देने वाले पौधे के रूप में, जैसे गुलाब है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम प्रमुख प्रावधान कौन से प्रावधान है सबसे पहले जो सरकार ने दिए हैं। कलमबैंग है ना, ऐसे पौधे जो कलमों द्वारा उगाए जाते हैं, जैसे गुलाब हो गया, कनेर हो गया। इसकी क्षमताओं को बढ़ाना पहला प्रावधान है, अधिक से अधिक गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन करना। उसके बाद बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है ना, बागवानी में जो भी फसलें उगाई जाती है इसमें निरंतरता में वृद्धि करना इसके उत्पादन में। फिर उसके बाद में मिट्टी के परीक्षण और पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधाएं बढ़ाना, ताकि मिट्टी का परीक्षण करके हम उसमें औषधि जो कि उसमें कौन से उर्वरक की कमी है ये इसका पता लगाया जा सके, पत्तियों में किस चीज़ की कमी हो रही है इसका पता लगाया जा सके। तो इसके लिए पॉली हाउस है वेधशाला खोली गई। फिर निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसलें उत्पादन करना, जो हम दूसरे देशों को यहाँ से उसको निर्यात कर सके और अधिक से अधिक जो है वो भारत की आय को बढ़ा सके, इसके लिए भी इसका प्रावधान है। विपणन एवं निर्यात के लिए मूलधन सुविधाओं को वृद्धि कराना, ऐसे बहुत सारे जो मूलभूत सुविधाएं जो होती है ये प्रदान की गई है, इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो यह हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जो है वो आपको अगले वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।